हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि सेट नंबर 9 और 22 फरवरी 2024 पहली शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई ये दो वेरिएबल लेके चलते हैं। तो इन दोनों का अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई का अंतर और बराबर है उन संख्याओं के योग के 30% का, यानी कि एक्स प्लस वाई का यह क्या है 30% के बराबर है, यानी कि 30% बराबर यानी कि 3/10। अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, 3x माइनस का 3y और बराबर 10x प्लस का 10y। अब आपको पता होगा कि ये जो 10 है ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने डायरेक्ट एक स्टेप घटा के इसको लिखा है। अच्छा ठीक है, क्या करना है अब, तो ये वाला 3 इस तरफ भेजेंगे तो कितना आ रहा है, तो 10 माइनस 3 यानी कि 7x। अच्छा, ये वाले 3 जो इस तरफ माइनस है इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, तो प्लस का 3, तो 10 और 3 13, तो 13y। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हमें बताना है। बड़ी संख्या क्या होगी, 13 अनुपात वाली, और छोटी संख्या 7 अनुपात वाली। तो 13:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक निश्चित धनराशि पर 6% की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपये है, समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है, कितना होगा? अच्छा, तो 6% दिया है 2 वर्षों के लिए, तो 1 वर्ष का क्या होगा, 2 वर्षों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 दूनी 12, तो टोटल कितना प्रतिशत होगा, 12% होगा। और ब्याज कितना दिया है, तो 960 रुपये। तो 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1% बराबर 80 के आ रहा है, तो 100% 800 के बराबर होगा। आपको यहाँ तक क्लियर है? अब बोला गया है कि समान अवधि और समान ब्याज समान धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, आपको क्या करना है, 6 सक्सेसिव लगाना है, 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6 36 और बट्टा में 100। सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो 12 प्लस 0.36 यही आएगा, यानी कि 12.36। तो आपको 8,000 का कितना लेना है, 12.36, 12.36। तो 8,000 इंटू 12%, 12% यानी कि 12.36% बराबर कितना आएगा। तो सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसल, 0 मैंने पहले लिख दिया। अब 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8 छिंग 48, कैरी आए 4, 8 या 24 और 4 28, कैरी आए 2, और 12 छिंग 98, 96, 96 और 2 98। तो यहाँ पर आपको 2 घरों के बाद पॉइंट देना था, तो 988.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ होता है, तो वस्तु पर अगर कोई भी छूट नहीं दी जाती तो लाभ प्रतिशत कितना होता? बड़ा अच्छा और कमाल का सवाल है। क्या कहा है कि अगर मार्जिन प्राइस, छूट हमेशा मार्जिन प्राइस पे दी जाती है, तो 50% की छूट देने के बाद यानी कि मार्जिन प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वह होगा 2:1। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है कि 50% की छूट यानी कि 2 में से 1 की छूट। तो और सीपी और एसपी का रेशियो, तो सीपी और एसपी का रेशियो की अगर बात करूँ तो 50% का लाभ होता है। तो आप सभी जानते हैं कि लाभ जो है वह हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। अगर 50% का लाभ हुआ है यानी कि 2 के सामान पे 1 का लाभ यानी कि 3 पे बेचा होगा, तो इन दोनों को इक्वल करना है। कैसे करेंगे, तो 1 यहाँ पर लिखिए, 3 यहाँ पर लिखिए, कितना हुआ 6, 3 और 2।
ओके, अब बोला क्या गया है कि वस्तु पर किसी तरह की छूट ही नहीं दी जाती तो लाभ प्रतिशत कितना, यानी कि सामान तो 2 रुपये में खरीदा है, ओके, छूट दी ही नहीं जाती तो लाभ कितना होता, 6 में बेचा जाता, कितने का, 2 का सामान 6 में बेचा जाता, यानी कि लाभ 4 रुपये का होता, और प्रतिशत के लिए 100। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 2 × 100 200, तो कुल 200% का लाभ हो जाता। यदि एक समचतुर्भुज की विकर्ण 48 और 64 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ। ये एक समचतुर्भुज है, ओके। तो मान लो कि ये एक इसका विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। टेढ़ा हो गया थोड़ा, फिर से टेढ़ा, छोड़ो इसको। तो क्या कहा गया है कि एक विकर्ण 48 का है, यानी कि ये 24 होगा और यहाँ से यहाँ तक 24 होगा। दूसरा 64 बोला गया है, यानी कि ये वाला 32 होगा और ये वाला भी 32 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, ओके, कोई वादा नहीं। अब बोला क्या गया है कि इसका परिमाप। अच्छा, सबसे पहले आपको एक भुजा तो निकालनी होगी। भुजा कैसे निकलेगी, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। आपको ट्रिपलेट तो मालूम ही होगा। कौन सा ट्रिपलेट, मैं इनको काट रहा हूँ 8 से काटूंगा तो 8 से काटा मैंने 6 बार और 8 से काटा मैंने 8 बार, यानी कि ये वाली भुजा जो अनुपात में है वह 10 अनुपात में आ गई। तो अनुपात यानी कि ट्रिपलेट, 6 8 और 10 का ट्रिपलेट, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब अगर आपको ट्रिपलेट नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बची हुई दोनों भुजाओं की मतलब दोनों साइड्स का स्क्वायर और उनका योग, ये होता है, ओके। तो अब यहाँ पर ये कितने अनुपात में हमने काटा था, तो 8 के, ये भी 8 के अनुपात में काटा था तो ये भी 8 के अनुपात में हमें मिलेगा, यानी कि इनका जो परिमाप बन जाएगा वह बन जाएगा 160। यहाँ तक आपको क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 किलोग्राम गेहूँ के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और 25% रुपये मतलब 50% की जो वृद्धि है वह 25 रुपये के समान है, तो नए गेहूँ का मूल्य क्या होगा। बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है कि मान लो कि कोई एक सामान है, मैं ऑप्शन के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कि कोई सामान है जिसकी कीमत 50 रुपये है। इसमें अगर 25% की वृद्धि हुई, 25% यानी कि 50 के 25% क्या होंगे, 50 के 50% क्या होंगे, तो 25 होंगे। 50 के 50% 25 होंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि वृद्धि 25 रुपये हुई। आपको यहाँ तक समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 75। आप इसे वैसे भी मतलब एक्स की वेरिएशन लेके भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि यम एन पी इस अनुपात में दिए हुए हैं, पी क्यू इस अनुपात में है, तो हमें यम और क्यू का अनुपात निकालना है। तो अच्छा प्रश्न है, क्या करना है, यम एन पी क्यू ये सब आपस में अनुपात में है। यहाँ तक दिया हुआ है 3:7:5, और जो P और Q का अनुपात दिया है वह दिया है 1:2। क्या करना होता है कि जो रिक्त स्थान है यानी कि ये वाली स्थान, यहाँ पर इसी के बगल वाला अंक लिख दो, यानी कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं 5। अब यहाँ पर क्या लिखना होगा, तो यहाँ पर इसी के बगल वाले अंक यानी कि 1 और इसका अंक 1, ओके। ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। 1 मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 7 एकम 7 और 5 एकम 5, और ये बन गया 10, हो गया। अब पूछा किसका है, यम और क्यू का। यम का 3, क्यू का 10। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितनी होगी, 5 की वृद्धि होगी। क्यों होगी, मान लो कि 30 छात्रों का औसत कितना है, 20 है, ओके, मान लिया। मानना क्या, दिया ही हुआ है। अच्छा, बोला क्या है कि
हर में कितने की, हर प्रत्येक में 5 की वृद्धि की। ओके ठीक है, यानी कि हर संख्याओं में कितने की वृद्धि हुई है, 5 की। अब एवरेज कितना हो जाएगा, 25। तो करके बताता हूँ कि यहाँ पर ये इनकी जो योग आ रहा है, योग आ रहा है 600। ओके, 5 की वृद्धि सभी में की, यानी कि 30 में की, तो 30 × 5 कितना हो गया, 150। तो इसमें 150 जोड़ दो, कितना आ रहा है, 300, ये 750। अच्छा, छात्र तो उतने ही थे, 30 यहाँ भी थे, 30 यहाँ भी थे। 30 से भाग करने पर ये कितना आएगा, ये तो 20 आ रहा है, ये कितना आएगा, ये आएगा 25। तो कितने की वृद्धि हुई है, 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y इनका जो अनुपात है 11:5, तो ये मान कितना होगा। ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, जो हमें रेशो दिया है उसी को घटाओ या बढ़ाओ। तो यहाँ पर 11-5 यानी कि 6, और 11 + 5 इंटू मतलब कितना बन रहा है, 11 और 5 16, 2 से भाग करेंगे तो 3 और 8, ये बन गया अनुपात। पी क्यू और आर का अनुपात 40 है। पी क्यू का अनुपात 35 है, और रेशो की बात, सॉरी औसत की बात है। तो पी और क्यू का जो औसत है वो 35 है, क्यू और आर का औसत जो है वो 45 है। तो क्यू का मान कितना है, तो क्यू का क्या होगा, वैसे तो 40 ही होगा, सवाल को पढ़ते समय ही आंसर निकल जाएगा। अब जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या, तो तीनों का जो औसत दिया है वह 40 है, यानी कि 40 औसत जो है वह 3 संख्याओं का है। मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 120। पी क्यू का कितना है, 35 है, तो 2 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। किन दो का, पी और क्यू का। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि पी क्यू का है, तो 35 कितना बन रहा है, 70। अच्छा, क्यू और आर का तो कितना आ रहा है, 45, 45 दूनी 90। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्यू और आर का, दोनों का जोड़ के 45 औसत आया था, तो टोटल कितना होगा, 90। इन दोनों को जोड़ो, कितना बन रहा है, तो 160 मेरे ख्याल से। ओके, 160। ओके, कितना ज़्यादा आ रहा है, तो आप कहोगे 40 ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बार क्यू लिया था, तो ये क्यू और पी क्यू आर को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी जाती है और बेची जाती है 5,500 रुपये में, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो हानि कितनी की हो रही है, 500 रुपये की। कितने पे हो रही है, 6,000 रुपये पे। और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे, 2 0 कैंसिल, इससे ये गया। सॉल्व करेंगे तो 6 अट्ठे 48, कैरी आए 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, ये तो खत्म नहीं होगा, तो ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको, 258 है, 301 है और 387 है। 3 संख्या दी हुई है और तीनों का हमें में से पे निकालना है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होती है, डिफरेंस मेथड। आपको क्या करना है, इस संख्या को 387 यानी इससे घटाओ, तो क्या होगा, 301 को अगर हम घटाएंगे तो कितना आ रहा है, तो 6 और 8 86 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 258 को घटाओ, कितना आ रहा है, तो 11 में से 8 गया तो 3, और 10 में से 6 गया तो 4। अब देखो कि कौन सी संख्या इन तीनों में भी आ रही है। तो इन तीनों में भी कौन सी संख्या दिख रही है, मुझे तो 43 दिख रही है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में कर सकता है, तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो जो अमर है वह कुशल है सचिन से 10%, यानी कि अगर मैं इनके एफिशिएंसी की अगर बात करूं तो यह अगर 10 है तो यह कितना होगा, 11। 10%, यानी कि 1/10। अब 10 में 1 का इसमें मतलब प्रतिशत अधिक कुशल है, तो हमने 1 बढ़ा दिया, तो ये हो गया अमर हो गया 11 और सचिन हो गया 10। यहाँ तक आपको क्लियर है। अच्छा, टाइम का एफिशिएंसी क्या होता है, फिर रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो टाइम क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 10।
सचिन की एफिशिएंसी हमें दी है 44, 11 बराबर 44 है। काटेंगे 11 एकम 11, 11 चौके 44। एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 40, यानी कि वह 40 दिन में काम को करेगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपये और विक्रय मूल्य 3900 रुपये है तो वस्तु पर छूट कितनी है? तो छूट हमेशा मार्जिन प्राइस पे दी जाती है। ठीक है, मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि छूट किस पे दी जाती है या फिर प्रॉफिट किस पे होता है। इन दोनों चीज़ पे कंफ्यूजन होता है। आमतौर पर मैंने देखा है जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तब की बात है, अब तो ऑनलाइन है। तो अंकित मूल्य कितना है? 4500। कितने का अंतर आ रहा है देखो तो 5 और 1 6, 600 का अंतर आ रहा है और परसेंटेज के लिए 100 से। ओके, सॉल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसल, ये बन गए 600। अब मैं काट रहा हूँ 5 से तो कितनी, ओहो, यहाँ पर हमें सिर्फ छूट पूछी गई है, प्रतिशत नहीं पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर 600 हो जाएगा। बहुत ही मतलब एसएससी ने तो लेवल बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। पिछले जो हमने कुछ शिफ्टें की है उसकी तुलना में ये कल की और आज की शिफ्ट थोड़ी सी मुझे हल्की लग रही है। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए जो प्राप्त साधारण ब्याज है वह है 1782 रुपये। यदि उसी धनराशि पर समान ब्याज पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो यह 3 वर्षों का ब्याज है, 3 से भाग करो, तो 3 से भाग किया, 3 पचम 15, कैरी आए 2, 3 नाम 27, कैरी आया 1, 3 चौके 12। ये तो हो गया 1 साल का। 10 साल के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो, आ गया आंसर 0.4 और 41 और 1 के ऊपर 12 है, तो इसको हमें भिन्न में परिवर्तित करना है। बहुत ही मेरा जो खुद का जो पर्सनल मेरा खुद का पसंदीदा सवाल जो है वह इसी तरह का होता है, जो फ्रैक्शन का होता है, मुझे अच्छा लगता है सॉल्व करना। तो क्या है, ओहो, 41 है, 1 के ऊपर 12 है, तो जितनी भी संख्याओं के ऊपर 12 होता है उतने नीचे 9 लिखेंगे। जितने संख्याओं के ऊपर 12 नहीं है उतने 0। नीचे का क्लियर है, अब ऊपर का देखते हैं। जिस संख्या के ऊपर 12 नहीं है उसे दी हुई संख्या से घटाओ, तो घटाया। अच्छा, अब 12 का कोई काम है क्या? नहीं है, तो कितना बन रहा है? तो 41 में से 4 गए तो 37 और बट्टे में 9, इतना ही था। अच्छा ठीक है, तो इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28,000 के रेफ्रिजरेटर को बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 28,000 में बेचा तो उसे 30% की हानि, यानी कि कितने प्रतिशत में बेचा? 70% में। 70% में बेचा ना, क्या था? 28,000। ओके, मैं काट रहा हूँ 7 से, तो 7 से गया ये 4, यानी कि 1% बराबर कितने के हैं? तो आप कहोगे 400 के। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब 100% क्या होगा? 40,000। 100% क्या होगा? 40,000। 25% का लाभ, तो 40,000 का 25% क्या होता है? आप जानते हैं कि 5/4। मैंने 5/4 क्यों लिया? क्योंकि हमें लाभ पर बेचना है। वैसे तो 25% क्या होता है? 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो मैंने यहाँ पर 5/4 लिया। सॉल्व करने पर क्या आएगा? तो ये 10 और 10,000 और ये 5 से मल्टीप्लाई 50,000। यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है तो टाइम की कितना समय लगेगा? क्या क्वेश्चन पूछा है यार ये? भाग करो, 150 को अगर 50 से भाग करेंगे तो 3 घंटा। अब एसएससी ऐसे भी प्रश्न डालने लगी है, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 की भाजकता का जो नियम होता है वह होता है कि दी हुई संख्याओं को अगर दी गई संख्याओं की जो हम योग करते हैं, सम करते हैं, उनसे अगर 9 को भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाती है। जैसे कि 3 और 6 9, 9 और 5
14, 14 और 8 कितना हो रहा है? तो 14 और 8 22। कैसे भाग जाएगा? नहीं जाएगा 9 से भाग। यहाँ पर देखो 10, 10 और 8 18, 18 और 8 27, 27 को 9 से भाग जाता है, जी आ जाता है। ये देखो तो 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 8 20 और 7 27, इसे भी जाएगा। 9, 9 और 9 18, इसी भी जा रहा है। तो दी हुई संख्याओं को जो योग है, उन योग को अगर 9 से हम भाग दे पाते हैं तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है, अदरवाइज नहीं होती है। W और X मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि W, X और Y सभी मिलकर काम को करते हैं तो 30 दिन में करते हैं। तो X और Y मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करना है? ओके, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो W और जो X है वह कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। और जो X और Y है वे कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में। W, X और Y तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना ले सकते हैं? 120 ले रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पर कितना आएगा? इस W और X की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है? तो आप कहोगे 3। ये कितनी आ रही है? 2 और ये आ रही है 4। अच्छा, ये तीनों का है तो तीनों का योग है ना, तो हमें क्या करना है? पूछा किसका है? W और Y का। W और Y का पूछा है। तो पहले इन दोनों की देखते हैं। तो जो W है और X है इनकी कितनी आ रही है? 3। X और Y की कितनी आ रही है? तो 2। यानी कि जो W होगा वह 2 यूनिट काम कर रहा है, बाकी X और Y जो है वह 1-1 यूनिट काम कर रहे हैं, तभी तो ये 4 हो रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर है? जो W है वह 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, X और Y जो है वह 1-1 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो हमें पूछा किसका है? W और Y। तो W 2 एफिशिएंसी से काम कर रहा है और Y 1 की, यानी कि टोटल 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। टोटल काम है 120, तो 120 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 40 दिन। दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 352 है, तो उनका मसेप कितना होगा? तो फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला होता है? एलसीएम इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना है? 1408 है। और इनका जो एलसीएम है वह भी हमें दिया हुआ है 352। तो हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। सॉल्व करेंगे तो पहले तो मैं इनको 4 से भाग कर रहा हूँ, तो 4। वैसे यूनिट डिजिट भी अच्छा है, मैं आपको यूनिट डिजिट से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे होते हैं, नए बच्चों को यूनिट डिजिट नहीं समझ में आता है, तो मैं पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ। वैसे अगर आप यूनिट डिजिट से कहोगे तो कैसे होगा? तो 2 के टेबल में 8 कब आएगा? आप कहोगे ऑब्वियसली 4 बार, 2 चौके 8, तो डायरेक्ट उत्तर 4 आपके सामने है, आप तुरंत कर सकते हैं। जो नए बच्चे उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो 4 से भाग करने पर 4 तिया 12, कितने आ रहे हैं? 2, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, ऊपर आ रहा है 352। नीचे क्या आएगा? तो 4 अट्ठे 32 और बचेंगे 3, 4 अट्ठे 32। अब सॉल्व करेंगे तो 11 से मैं काट रहा हूँ, 11 तिया 33 और बचेंगे 2, 11 दूनी 22 और नीचे 8, और 8 से काटूंगा 4 बार। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये था आज का शिफ्ट। मुझे तो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल मतलब थोड़ा आसान ही था पिछले कुछ सेट्स के तुलना में। पिछले जो सेट्स हमने किए थे 1-2 सेट्स के पहले वाले, तो उनमें कैलकुलेशन अच्छा था, बाकी ये प्रश्न जो थे वह आराम से कर सकते थे, लेकिन जो कैलकुलेशन था वो कैलकुलेशन इन शिफ्टों में देखने को नहीं मिला। तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए, हेल्पफुल है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।